गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों इस समय हम लोग इतिहास का टॉपिक जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग कल इसका पहला पार्ट पढ़ रहे थे, बीच में कुछ दिक्कत आई थी और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ ब्लूटूथ कहीं से कनेक्ट हो रहा था, इससे आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए बीच में ही वीडियो जो है रुक गया था। तो जहां से रुका था उससे थोड़ा सा पहले से हम लोग शुरू करेंगे ताकि वो वीडियो भी कंटिन्यू हो जाए और कुछ आगे की बात भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चों भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके पहले पार्ट में हम लोग बच्चों देखें कि भूमंडलीकरण क्या है, किसे कहते हैं भूमंडलीकरण, और इसके बाद हमने देखा कि भूमंडलीकरण करने में किन किन लोगों का योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यात्री लोग थे और धर्म प्रचारक थे, व्यापारी लोग थे, रोजगार की तलाश में जो लोग जाते थे। तो अलग अलग प्रकार से कल हमने इसका पूरा डिटेल बताया है और इसके बाद हमने आपको बताया था कि भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या क्या हुआ और फिर हमने एक महत्वपूर्ण मार्ग के बारे में भी चर्चा की थी जो कि रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। और उस मार्ग के बारे में हमने इसलिए चर्चा किया था कि पूरा भूमंडलीकरण जो हुआ उस समय जो पूर्व आधुनिक विश्व में उसी मार्ग द्वारा संभव हो पाता था। जैसा कि इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, वही रेशम मार्ग के बारे में ही लगभग लगभग हम पूरी बातें बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो रेशम मार्ग था वो चीन से प्रारंभ होता था, क्योंकि चीन में उस समय रेशम बहुत उगाया जाता था और चीन का रेशम लगभग पूरे पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जाता था और उसका मार्ग क्या था, रेशम मार्ग। इसी एक मार्ग द्वारा वो अलग अलग यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। तो चूंकि रेशम का व्यापार प्रारंभ में हुआ इसलिए उस मार्ग का एक नाम ही दे दिया गया रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो है प्रारंभ कहां से होता था, चीन से शुरू होता था और ये मध्य एशिया होते हुए कहां चला जाता था, यूरोपीय देशों में चला जाता था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये मध्य एशिया में आता था तो मध्य एशिया से एक मार्ग निकलता था जो भारत सीधा आता था और भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग उत्तरापथ मार्ग से आके ये जुड़ जाता था। इन सब की चर्चा हम लोग बच्चों किए कल कि इस तरीके से इस मार्ग का महत्व इतना ज्यादा था कि इसी मार्ग द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान, और जैसे मान लीजिए रेशम तो जाता ही था, उसके साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन जाते थे, भारत के मसाले जाते थे, सुगंधित पदार्थ भी, कहीं ना कहीं इन सब का आयात निर्यात होता रहता था। तो ये मार्ग व्यापार की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये मार्ग था इतना चालू था कि यहाँ से आवागमन हमेशा होता रहता था। धर्म प्रचारकों ने भी अपना मार्ग इसी को चुना। जो बौद्ध धर्म था, ईसाई धर्म था, इस्लाम धर्म था, इसका जब प्रचार भी हुआ तो लोगों ने इसी मार्ग को ही चुना। धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार इसी मार्ग द्वारा किए, इसलिए यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। और बातें इसमें आपको जाननी है कि जो ये मार्ग था चूंकि इतना चालू था, इतना आवागमन का साधन हो गया था ये, कि इस मार्ग के दोनों तरफ बाजारें डेवलप हो गई थी, बाजार विकसित हो गए थे और जगह जगह क्या होता, समुद्र के किनारे बंदरगाह भी बढ़ गए थे। चूंकि ये मार्ग बहुत ही उपयोगी था, लोग इधर से गुजरते थे, आते थे, जाते थे, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसी में छोटी सी घटना आपको बताए थे कि 1845 में क्या होता है कि एक देश होता है उस समय आयरलैंड, आज भी है। आयरलैंड उस समय बहुत ही गरीब देश था और गरीब देश था, वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया और भूखमरी फैल गई और लोगों को खाने के लिए भी दिक्कत होने लगी, अर्थात खाने के लिए भी लोग मरने लगे, भोजन ही नहीं मिलता था। उसी दौरान क्या होता है कि अमेरिका की खोज होती है। खोज होने का मतलब ऐसा आप लोग ना समझे कि अमेरिका उसके पहले था, नहीं, उसके पहले था। यानी अगर कोई भी बात बताई जाए कि ये खोजा गया, जैसे भारत खोजा गया, अमेरिका खोजा गया, तो उसका सेंस आप ये ना लगाया करिए उसी दिन भारत आया, वो पहले भी था लेकिन लोगों को पता नहीं था। तो जब लोगों को अमेरिका के बारे में पता चला तो अमेरिका में कुछ ऐसी चीजें थी जो पूरे विश्व के किसी देश में नहीं हुआ करती थी। जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाए तो आलू,
जो आज हम लोग आलू खाते हैं और अलग अलग देशों में भी आलू लगभग हर जगह है, एक समय ऐसा था कि आलू केवल और केवल अमेरिका में हुआ करता था और अमेरिका से ही आलू विभिन्न देशों में आयात हुआ और फिर बाद में आगे चल के आलू यहाँ अन्य देशों में भी उगाया जाने लगा। तो उसी दौरान 1845 से 49 के बीच जब अकाल पड़ा था तो आयरलैंड जब भुखमरी के कगार पर था तो वहां से आलू आता है, अर्थात अमेरिका से आलू का आयात आयरलैंड में होता है और बहुतायत लोग लगभग 80% जनता जो है उसी आलू को खाकर अपना जीव को पार्जन करती थी। कहने का मतलब वो अपना जीवन को चलाती थी। तो आलू एक बहुत ही बड़ा साधन के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में डेवलप हुआ था। इसलिए इस बात को हम आपको बताए कि आयरलैंड का कनेक्शन आलू से बताए, अमेरिका का कनेक्शन आलू से बताए, ताकि आपको आलू याद रहे कि आलू जो है सबसे पहले कहां था, अमेरिका में था। भारत भी आया तो पहले भारत में नहीं था, वो पहले अमेरिका में था, अमेरिका से यहाँ पर आया। इतनी बातें कल हम आपको लगभग बता चुके थे, कुछ बातें छूट गई थी जो कि दिक्कत होने के नाते, ब्लूटूथ के कनेक्ट होने के नाते दूसरे का किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा था बच्चों, हमें दिक्कत हो रही थी इसलिए, और बीच में वीडियो भी अपने आप बंद हो जाता है इसलिए वो वीडियो पूरी तरीके से हो नहीं पाया, तो इसको मैंने आज आपको कंटिन्यू किया। उसी के बाद आज का लेक्चर जो आगे बढ़ाते हैं, तो आज हम लोग इस पार्ट को पहले पढ़ते हैं, जैसा कि प्रारंभिक उपनिवेशीकरण व इसका प्रभाव। कहने का मतलब प्रारंभिक उपनिवेशीकरण, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, उपनिवेशीकरण का मतलब होता है, उपनिवेश का मतलब होता है कि जब एक देश का दूसरे देश पर कब्जा हो जाए। तो कब्जा हो जाने का मतलब है कि उस देश का उसका वो उपनिवेश बन गया। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले आप जानते हैं यहाँ पर भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था, इंग्लैंड का कब्जा था, तो हम कह सकते हैं कि भारत किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो जो प्रारंभिक उपनिवेशीकरण होता है वो क्या था, कहां से शुरू होता है उपनिवेशीकरण प्रारंभिक रूप से और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 15वीं-16वीं सदी में, 15वीं सदी कहने का मतलब है 1401 से लेके 1500 तक, और 16वीं सदी कहें तो 1501 से लेके 1600 तक आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो 15वीं-16वीं सदी में क्या हुआ कि उस सदी के आते आते जो ये देश थे, अर्थात चाहे वो यूरोपीय देश थे, चाहे वो एशियाई देश थे, ये क्या होने लगे, उसी समय कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में देखा गया जो हिम्मती बहुत थे, बहुत साहसी थे, नाविक थे। वो क्या किए कि एक अभियान चलाए, और अभियान में क्या किया कि ये लोग समुद्री मार्ग से बिल्कुल यात्रा शुरू कर दिया, और इनकी यात्रा करते करते ये घूमते घूमते कुछ ऐसे देशों का इन्होंने खोज कर लिया कि जो कि पहले से था लेकिन किसी को पता नहीं था। तो 15वीं-16वीं सदी में माना जाता है, जैसे आप वास्को डी गामा को ले सकते हैं, आप क्रिस्टोफर कोलंबस को ले सकते हैं। तीन सब नाविकों द्वारा, ये लोग बड़े हिम्मती नाविक थे, ये लोग अपने जहाज पर बैठकर इनका एक अभियान शुरू हो गया, अर्थात कि पूरे जहाज से पूरा समुद्र का चक्कर लगाते हुए कई दिनों तक, महीनों 2 महीनों तक घूमते घूमते कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जिनके बारे में यूरोपीय देशों को जानकारी नहीं थी। जैसे आप जानते हैं वास्को डी गामा ने भारत के बारे में सबसे पहले बताया था। उसके पहले क्या भारत था? नहीं था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि भारत भी कोई ऐसा देश है। और ऐसे ही आपके कोलंबस जी थे, कोलंबस भी घूमते घूमते अपने उसी जहाज से कहां पहुंच गए, अमेरिका में पहुंच गए, तो अमेरिका के बारे में पता हो गया। तो इस तरीके से 15वीं-16वीं सदी में लोग जो थे, यूरोपीय देश या एशियाई देश, एक दूसरे को लगभग ज्यादा जानना शुरू कर दिए। इसके पहले लगभग ये स्थिति, 15वीं-16वीं सदी के पहले की बात अगर की जाए तो एक देश दूसरे देश के बारे में बहुत कम जानते थे, अर्थात उनका टारगेट केवल अपने ही देश के बारे में जानना, कहीं कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। लेकिन धीरे धीरे 15वीं-16वीं सदी के बाद ऐसी स्थिति देखी जाती है कि जो यूरोपीय देश थे या जो एशियाई देश थे, वो एक दूसरे को जानना शुरू कर दिए थे। जैसे उसी दौरान भारत के बारे में पता लगा, उसी दौरान अमेरिका के बारे में पता लगा, तो लोग जाने कि ये भारत भी कोई ऐसा देश है जहां पर ये चीजें हैं, यहाँ पर ये व्यापार होता है, यहाँ पर ये सारी चीजें। जैसे उस समय भारत में मसाले काफी अच्छी मात्रा में हुआ करते थे, यहाँ पर कपास वगैरह उगाए जाते थे, तो लोगों का ध्यान कहीं न कहीं आया और वो भारत की ओर खींचे कि यहाँ से इन सब चीजों को ले जाकर यूरोपीय देशों में अलग अलग जगह पर इसका व्यापार किया जा सकता है। ऐसे ही अमेरिका में भी हुआ था। और आपको एक बात और बता दें कि उस समय जो आपका ये हिंद महासागर जो अपना है, ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। हिंद महासागर
के पास ही वहीं से पूरा जहाजें आती थी और वो लगभग वो व्यापारिक केंद्र था और लगभग जितने यूरोपीय कंट्री थे, जितने यूरोपीय देश थे, वो सब अपना सामान ले आते थे, ले जाते थे और उसका एक जो केंद्र बिंदु था, एक चौराहा कह सकते हैं, वो आपका हिंद महासागर था। और लगभग जितने व्यापारिक मार्ग थे, जितने जो व्यापारिक मार्ग थे, वो हिंद महासागर से होकर गुजरते थे, अर्थात वो भारत से होकर गुजरते थे। उस समय जो भी व्यापार हुआ करता था एक देश का दूसरे देश के साथ, तो हिंद महासागर से होते हुए अर्थात भारत से होते हुए वो व्यापार होता था। तो भारत से होकर व्यापार होने का मतलब है कि यहाँ जो भारत के लोग थे, उस व्यापार का लाभ भी लेते थे। बहुत सारी चीजों जो उनकी जरूरत की चीजें थी वो खरीदा करते थे और कुछ वहीं जब खरीदते थे तो जो यूरोपीय देश के जो लोग थे यहाँ पर जब आते थे, उनका सामान बिकता था तो उनको लगता था कि मेरा यहाँ पर अच्छा खासा लाभ हो रहा है। तो वो क्या किए कि धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि भारत के लोगों के साथ एक अच्छा व्यापार शुरू किए और व्यापार करते करते आप देखेंगे आगे चल के बहुत सारे राजनीति में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर मैंने कुछ बातों को लिख रखा है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभिक उपनिवेशीकरण हुआ था और इसका प्रभाव क्या हुआ था। तो 15वीं व 16वीं सदी तक एक दूसरे देशों की जानकारी शुरू हो गई थी। उसके पहले जानकारी ही नहीं थी कि ये भी देश है। जैसे अमेरिका था लेकिन पता नहीं था, भारत था लेकिन भारत के बारे में जानकारी नहीं थी। तो 15वीं 16वीं सदी में इसकी जानकारी होने लगी। हिंद महासागर व्यापार का केंद्र था और सभी व्यापारिक मार्ग भारत से होकर गुजरते थे। इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय एक र्यूमर जब अमेरिका के बारे में पता चला क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कि अमेरिका भी एक ऐसी जगह है, तो अमेरिका में कुछ एक दो जगह है, जैसे पेरू है, मैक्सिको है, जिसको चांदी का पूरा गढ़ कह सकते हैं। वहां पर चांदी की खदान थी। तो जब यूरोपीय देशों को पता चला कि अमेरिका एक ऐसी देश है जहां पर नंबर 1 की हरियाली है और वहां चांदी का भंडार है, तो लोगों का ध्यान क्या हुआ, अमेरिका की तरफ गया कि वहां से चलेंगे, चांदी लेके आए, भाई बहुमूल्य धातु था। तो लोगों का ध्यान, जितने यूरोपीय देश थे सब वहां पर अमेरिका पर टूट पड़े। और स्थिति ये थी उस समय, आज अमेरिका अपने में बहुत तेज है। आज अमेरिका जिसको आंख दिखा देता है लोग दब जाते हैं। उस समय की बात जब हम कर रहे हैं, उस समय अमेरिका बिल्कुल शांत स्वभाव का था। उसका किसी देश के साथ कोई संबंध संपर्क नहीं था, ना तो इतना शक्तिशाली था। जब लोगों को, यूरोपीय देशों को पता चला कि अमेरिका में सोना चांदी का भंडार है, तो वो लोग क्या हुआ, अपना रुख किधर किए, यूरोपीय देश वाले अमेरिका की तरफ किए। तो जब वहां पर गए तो वो धीरे धीरे वहां से चांदी वगैरह ले आए और अपने यहाँ भाई बहुमूल्य धातु था ही, कहीं ना कहीं अपना संसाधन बढ़ाने लगे, अपनी मतलब पूरी विकसित श्रेणी में आने लगे। तो स्थिति क्या होती है कि धीरे धीरे अमेरिका क्या हो जाता है, उपनिवेश उसका हो जाता है, पूरा यूरोपीय देशों का उस पर कब्जा हो जाता है। उस समय चूंकि उसके पास कोई संसाधन था नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न तो उसका ऐसा कोई नीति था कि युद्ध या कुछ इस तरीके का। तो कहने का मतलब यूरोपीय देशों का लगभग उसी सोना चांदी के अट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे वहां पर उनका प्रवाह बढ़ा और उसको पाने के चक्कर में अमेरिका धीरे धीरे किसका उपनिवेश हो गया, यूरोपीय देशों का उपनिवेश हो गया। उपनिवेश जैसा कि हम कहें तो आप लोग तुरंत समझ लीजिएगा कि उपनिवेश का मतलब वो उसके कब्जे में हो गया। सोचिए कि जो अमेरिका आज आंख दिखा दे तो लगभग सारे देश एक दिशा में चलने लगते हैं, वही अमेरिका एक समय था कि यूरोपीय देशों के किसके हो गया, गुलाम हो गया, कब्जे में हो गया, उसका उपनिवेश बन गया। तो यहां पर मैंने इन बातों को लिखा है कि यूरोपीय देशों को अमेरिका के बारे में और वहां के सोना चांदी के खदानों के बारे में जानकारी हुई, तो लोग वहां से इन धातुओं को ले आए। कहने का मतलब वो लोग जब पता पाए कि वहां पर ये है, तो वो लोग वहां गए और वहां से ढो ढो के कहने का मतलब ले आना शुरू कर दिए और धीरे धीरे फिर वहां पर उनका शासन कब्जा होने लगा, उपनिवेश बन गया अमेरिका। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अमेरिका के उपनिवेश के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो कुछ और बातों को जान ले कि कौन से ऐसे देश थे जो सबसे पहले अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाए थे। तो अमेरिका को सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाने उस समय दो देश बहुत ही तेज तर्राक देश थे, जो व्यापार में बहुत तेज थे। जैसे कि उनमें स्पेन का नाम लिया जा सकता है और पुर्तगाल का नाम लिया जा सकता है। उस समय ये दो देश तो सारे यूरोपीय थे, यूरोपीय देश व्यापार में सब एक से बढ़ के एक थे, लेकिन ये दोनों देश कुछ ज्यादा माहिर थे व्यापार के मामले में। तो ये जो ज्यादा माहिर थे, यही अमेरिका पर इनका ज्यादा मतलब आना जाना शुरू हुआ। तो
उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल का ज्यादा आना जाना, वहां की चांदी को ले आना, वहां से व्यापार करना, इनका मतलब छत्र छाया तो ना कह के प्रभाव कह लीजिए कि प्रभाव इसका इन दोनों देशों का अमेरिका पर ज्यादा पड़ने लगा। और स्थिति क्या हुई कि एक बार क्या हुआ कि जो स्पेन था, स्पेन चूंकि अमेरिका आया जाया करता था व्यापार के मामले में, और अपने यहाँ से एक वायरस बीमारी लेके चला गया, अमेरिका में फैला दिया। वो चेचक की बीमारी थी। उस समय चेचक जैसी बीमारी अमेरिका में कोई जानता ही नहीं था। तो चेचक इतना फैल गया स्पेन द्वारा, स्पेन के लोगों द्वारा, चूंकि भूमंडलीकरण हमने आपको बताया था वायरस भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो कोरोना है, कोरोना जो आज ये चल रहा है, ये कहां से आया? चीन से आया। तो अगर ये भूमंडलीकरण ना हुआ होता तो चीन का वायरस चीन में ही रह जाता और कहीं पर न जा पाता। तो उस समय चेचक का जो वायरस था वो स्पेन में था, और जब व्यापार के द्वारा जब वो अमेरिका में उनका आवागमन हुआ तो अमेरिका वाले भी उससे प्रभावित हुए, और चेचक इतना तगड़ा फैल गया कि अमेरिका के लोग मरने लगे। लगभग पूरी समूह लोग मरने लगे और अमेरिका घबरा गया। आज जैसी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। वो बिल्कुल बेचारा हाथ पांव उसके फूल आए। उसने स्पेन वालों से हाथ पैर जोड़ा, भैया ऐसा करो तुम जो चाहो सो करो, जो आपकी इच्छा है करो, लेकिन इसका दवा बता दो, नहीं तो ये स्थिति अमेरिका पूरी खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब उस चेचक के माध्यम से जो आपको जो वायरस था, उसके माध्यम से भी स्पेन वालों ने क्या बना लिया, उस पर अपना उपनिवेश कर लिए, अर्थात प्रभावी ढंग से उस पर अपना एक पांव जमा लिए कि हाँ हाँ तुमको हम बताएंगे, ये किए वो किए, मतलब झालमेल करके उसको क्या किया, अपना उपनिवेश बना लिए। तो यहां पर मैंने नोट कर रखा है कि पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले अमेरिका को उपनिवेश बनाने की कोशिश की। यहां पर कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका को सबसे पहला उपनिवेश किसने बनाया था, तो स्पेन और पुर्तगाल। अगर खाली स्पेन दिया है तो स्पेन पहले नंबर पर रखिए, पुर्तगाल को सेकंड नंबर पे। दोनों लगभग साथ साथ काम कर रहे थे और दोनों सबसे पहले अपना उपनिवेश अमेरिका को बनाए थे। चेचक जैसी भयंकर बीमारी को अमेरिका में स्पेन द्वारा फैलाकर उसे उपनिवेश बनाया गया। मतलब एक घटना हो गई, चेचक का पूरा चेचक वहां पर लाए। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के लाए, लेकिन भाई उनके साथ वायरस आया और इतना ज्यादा फैल गया कि घर घर लगभग जैसे कोरोना में स्थिति हुई, एक बार एक ऐसा स्थिति आ गया कि भाई पूरा गांव का गांव साफ हो जा रहा था। वही स्थिति अमेरिका में स्पेन वालों ने फैला दिया चेचक। तो अमेरिका वाले डर गए कि भाई अगर आप ऐसा है कि इसकी दवा, उनको पता नहीं था अमेरिका वालों को कि अगर उन लोगों ने कहा कि अगर आपके पास दवा हो तो आप हमको दवा दीजिए, आप जो मन कहे सो करिए, व्यापार करिए, राजनीति करिए, यहीं रहिए, सब कुछ ले लीजिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, हम लोग बचे रहेंगे तो बहुत कुछ कर ले जाएंगे। तो स्पेन वालों को इसका फायदा मिला और अमेरिका क्या हो गया, स्पेन का उपनिवेश बन गया। यहां पर मैंने उसको लिख रखा है। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ और चीजें होती हैं उपनिवेश अमेरिका, एक तो कारण ये था स्पेन का उपनिवेश बन गया। अब एक कारण और भी था अमेरिका का उपनिवेश बनने का, कि जो यूरोपीय देश था, यूरोपीय देश के लोग जो है, वहां का जो धर्म था यूरोपीय देश के लोगों का, वो थोड़ा सा ज्यादा टफ था। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म के विपरीत थोड़ा सा भी अगर चला जाता था तो उसको बड़ी कठोर सजा मिलती थी, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। तो लोग लगभग धर्म से उबने लगे कि बताइए अगर हम थोड़ी सी भी बात अगर सही भी बोल दे रहे हैं तब भी हमको फांसी की सजा मिल जा रही। तो लोग क्या किए कि धीरे धीरे उबना शुरू कर दिए यूरोपीय देश वाले, और वो क्या हुआ कि वहां से चले गए अमेरिका। तो अमेरिका जाने पर स्थिति उल्टा होना था, भाई एक देश से दूसरे देश में गए हैं तो वहां उनको दिक्कत होनी थी, लेकिन एकदम जस्ट उल्टा काम हुआ। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में वहां पर उनको बहुत अच्छा रोजगार मिला। रोजगार का मतलब वहां पर चूंकि शांत स्वभाव के लोग रहते ही थे और कोई किसी को विरोध नहीं करता था। और ये जब यूरोपीय देश वाले जब वहां गए तो इनको बहुत खेती बाड़ी करने के लिए खूब साधन मिला, और ये खूब खेती जैसे कपास और गेहूं खूब उपजाए, कपास वगैरह, और फिर उसको लाके यूरोपीय देश में बेचा करते थे। तो धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। और इसी व्यापार के साथ साथ अब वहीं पर वो बस गए। आए कहां से थे, यूरोपीय देश से आए थे, बसे कहां से, अमेरिका में। और अमेरिका में खेती किसानी करते करते व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे अमेरिका को क्या बना लिए, अपना उपनिवेश बना लिए थे। दूसरा कारण यह था यूरोप, यहां पर मैंने नोट कर रखा है
कि यूरोपीय लोग अपने यहाँ की धार्मिक कट्टरता से परेशान होकर अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया था। अर्थात अपनी धार्मिक कट्टरता से वो लोग परेशान थे, इसलिए अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाने के बाद उनका इतना अच्छा मन लग गया, क्योंकि उनके मुताबिक काम होने लगा, उनको साधन मिल गए, उनको रोजगार मिल गया, खेती बाड़ी करने लगे और टेक्नोलॉजी भी वहां पर यहाँ से बहुत अच्छी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें काम करने लगे, उनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा, फिर वो अपना उत्पादन करके लाके अपने ही देश यूरोप में उसको बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमाते थे और धीरे धीरे अमेरिका क्या होगा, यूरोपीय देशों का उपनिवेश बन गया, गुलाम बन गया। ये अगला कारण था। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या सारे देश अमेरिका पर अटैक कर रहे थे सोना चांदी के चक्कर में, तो जो उस समय का जो सबसे शक्तिशाली इंग्लैंड था वो क्या कर रहा था? क्या वो चुप बैठा था? चुप वो बिल्कुल बैठा नहीं था, वो भी अपना उपनिवेश अमेरिका को बनाया था और अमेरिका में लगभग 13 ऐसे स्थान थे, 13 ऐसे बड़े क्षेत्र थे जिसको अपने कब्जे में कौन किया था? इंग्लैंड। यहां मैंने लिखा है कि इंग्लैंड भी अमेरिका में अपना 13 उपनिवेश बनाया था, 13 जगह पर अपना कब्जा बनाया था और इतना तगड़ा कब्जा बनाया था कि ये जल्दी वहां से हटने का नाम ही नहीं लेता था। जैसे भारत में स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज यहां से भागे, तो अमेरिका भी क्या था? इन सभी का उपनिवेश बन चुका था, गुलाम बन चुका था। तो अमेरिका में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई है। जैसे भारत देश में आपने देखा कि अंग्रेजों का उपनिवेश भारत बन गया था, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई, तब जाके अंग्रेज यहां से गए हैं और अपना देश आजाद हुआ है, भारत देश आजाद हुआ। उसी प्रकार से अमेरिका भी कई देशों का उपनिवेश बन चुका था। स्पेन भी अपना कब्जा जमाया था, इंग्लैंड भी कब्जा जमाया था, पुर्तगाल भी अपना कब्जा जमा के बैठा था। तो कोई आसानी से थोड़ी छोड़ दिया अमेरिका को, वहां पर भी बहुत से युद्ध लड़े गए, बहुत सी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई के बाद जाके तब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तब ये जाके इंग्लैंड वगैरह वहां से भागे हैं। तो स्थिति सबकी वही थी जैसे अपने भारत देश की थी। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है कि 19वीं सदी की आर्थिक गतिविधियां। जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी का मतलब अगर कहें तो क्या है? 1801 से लेके 1900 तक आप याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि 19वीं सदी में क्या होता है। जो आर्थिक गतिविधियां थी, आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब जो व्यापार वाणिज्य था, जो कृषि था, अर्थात जो साधन था पैसा वगैरह जो कमाने का, वो क्या था? जो प्रवाह था, जो पैसे का जो प्रवाह था, रुपए का जो प्रवाह था, किस प्रकार से व्यवस्था, बाजार का क्या रोल था, लोग पैसा कहां कहां से कमाते थे 19वीं सदी में, उसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ बातों को लिख रखा है कि 19वीं सदी में क्या होता है कि विश्व बाजार का विस्तार हो रहा था। विश्व बाजार का मतलब क्या होता है? वह बाजार जहां पर पूरे विश्व के कई देश, सभी देश लगभग आकर अपना व्यापार वाणिज्य करें। तो 19वीं सदी आते आते विश्व बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, हर देश लगभग अपने व्यापार वाणिज्य को करने में लगे थे और विश्व बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब विश्व बाजार जब बढ़ता है तो जानते हैं कि कोई भी बाजार जब बढ़ेगा तो वहां पर मुनाफा होगा, आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो पैसा जो आता था विश्व बाजार बढ़ने से, वो 3 साधनों द्वारा आता था। 3 प्रमुख कारण थे जिसके द्वारा विश्व बाजार मजबूत हो रहा था और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत हो रही थी। कब? 19वीं सदी में। उसमें से पहला जो था वो व्यापार तेजी से बढ़ा। 19वीं सदी आते आते क्या हो गया? लोगों को एक देश के बारे में, दूसरे देश के बारे में जानकारी भी हो गई। भाई शुरू में क्या था? एक देश दूसरे देश को जानता ही नहीं था। तो कहने का मतलब 19वीं सदी आते आते क्या हुआ कि लगभग सारे यूरोपीय देश, सारे एशियाई देश एक दूसरे को जानने लगे। भाई कोई अमेरिका भी है, कोई भारत भी है, कोई स्पेन भी है, कोई पुर्तगाल भी है, कोई जर्मनी है, कोई इटली है। तो सारे देशों के बारे में आते आते 19वीं सदी तक एक दूसरे देशों के बारे में जानकारी हो गई थी और जानकारी हो जाने की वजह से विश्व व्यापार बढ़ा। भाई लोग जाने, सब लोग जाने भाई यहाँ पर मसाले हैं। भारत में शुरू से ही था और उस समय भारत और चीन अमीर देशों में गिना जाता था। अगर आप देखेंगे कि आज जब अमेरिका बहुत बुरी स्थिति में था, उस समय भारत और चाइना की स्थिति अगर देखा जाए, लिस्ट बनाई जाती तो भारत और चाइना सबसे ऊपर था। ऐसे नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का मतलब भारत अपने जमाने का सोने का चिड़िया था ही। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब 19वीं सदी में जब एक दूसरे
दूसरे देश के बारे में लोगों को जानकारी हुई तो विश्व व्यापार बढ़ा। भाई जब तक लोग जानते नहीं थे तब तक अपने जहां तक जानते थे वही व्यापार था, लेकिन जब उनको पता लगा कि नहीं यार एक देश ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर ये चीज है। भाई भारत में कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं थी, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? यहाँ पर कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं थी, यहाँ पर तो फैक्ट्री कंपनी अंग्रेजों के आने के बाद डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी सोने की चिड़िया कैसे थी? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कच्चे माल थे, कच्चे संसाधन थे जिनका उपयोग करके अंग्रेज आज कहां से कहां पहुंच गए। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे यहाँ पर कपास होता था, वस्त्र जो यहाँ पर कच्चा मान लीजिए माल निकला कपास का, कपास यहाँ से चला गया ब्रिटेन, वहां से कपड़े बन के आते थे। मसाले जो यहाँ पर कौड़ी के भाव बिकते थे वही मसाले वहां 40 गुना ज्यादा दाम में बेचे जाते थे। तो कहने का मतलब जब देशों के बारे में पता चला तो क्या बढ़ा? विश्व व्यापार बढ़ा। लोग पहले एक देश से करते थे, अब जब उनको 50 देश के बारे में जानकारी हुई तो अपने माल को अलग अलग देशों में बढ़ाए। तो आप कह सकते हैं विश्व व्यापार क्या हो गया? बढ़ा। और विश्व व्यापार बढ़ा तो आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ी। तो 3 ऐसे कारण थे जिनके कारण जो मुद्रा था अर्थात पैसा था, रुपया पैसा था, वो बढ़ा। पहला तो था क्या? व्यापार तेजी से बढ़ा। और व्यापार तेजी से बढ़ने का और भी कारण था, उस समय जो परिवहन की जो व्यवस्था थी वो परिवहन की व्यवस्था भी तेज की। भाई व्यापार कैसे बढ़ता है? भाई जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई सामान हो रहा है, उसको अगर हमको अमेरिका ले जाना है, बेचना है, तो हम उसको सर पे रख के थोड़ी ले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि परिवहन होना चाहिए, रेल होना चाहिए या जहाजें होनी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी टाइट की गई। और जब ये व्यवस्था परिवहन की व्यवस्था जब उसकी सुविधा बढ़ाई गई, उसका जो कैपेसिटी था वो क्षमता बढ़ाया गया, तो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। और व्यापार तेजी से बढ़ने के साथ साथ 19वीं सदी में आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई, लोगों में पैसे का प्रवाह तेजी से होने लगा। दूसरा क्या था? दूसरा जो फैक्टर था वो था श्रम व्यापार अर्थात मजदूरी बढ़ी। श्रम व्यापार बढ़ा। श्रम व्यापार का प्रवाह आप लिख सकते हैं कि उस समय मजदूरी अर्थात जो मजदूर हुआ करते थे वो अलग अलग देशों से पकड़े मतलब ले आए जाते थे, क्योंकि खेती करवाई जाती थी, जो खेती का विस्तार हो रहा था, जो कपास वगैरह गेहूं वगैरह जो उगाए जाते थे, तो मजदूरों को अलग अलग देशों से बुलाया जाता था। तो मजदूर भी अपने यहाँ पता लगा अगर 100 रुपया पा रहे हैं, अगर यहाँ 150 पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आ जाते थे और आसानी से काम करते थे। उनके द्वारा भी ये आपका आर्थिक गतिविधि बढ़ा। तीसरी बात है पूंजी लगाकर। ये पूंजी एक नया शब्द है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि पूंजी लगाकर किस प्रकार से विश्व व्यापार को बढ़ाया गया। पहला तो आपने देखा व्यापार तेजी से बढ़ा, तब विश्व व्यापार का काम तेजी से फैला। उसके बाद श्रम व्यापार अर्थात मजदूरी बढ़ी, मजदूर की संख्या बढ़ी, लोग दूर दूर देशों से आने लगे, तो खेती किसानी ज्यादा जोर से होने लगी और उत्पादन बढ़ने लगा। अगली जो बात थी वो पूंजी लगाकर। पूंजी लगाकर मतलब आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए ठेकेदारी होती है कि किसी चीज को हमने खरीद लिया, मान लीजिए खरीद लिए, अब उसको हम अपने ढंग से बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लॉटिंग होती है, जैसे जमीन है, क्या एक आदमी है वो पैसा लगा के मान लीजिए 20 लाख की कहीं जमीन खरीद लिया और उसको फिर क्या करवा देता है? प्लॉटिंग करवा देता है, और फिर उसको अलग अलग प्लॉट करके बेच रहा है। तो ये क्या है? अपना पहले पैसा लगाया, यानी पैसे से पैसा कमाना आप कह सकते हो आपका ये पूंजी है। पूंजी लगाना का मतलब पैसे से पैसा कमाना, मतलब जैसे आपका 20 लाख रुपए का जमीन हो गया, उसके बाद उसको प्लॉटिंग करके बेचा जाता था। इसी प्रकार से ये भी एक तीसरा फैक्टर था आपकी 19वीं सदी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि 19वीं सदी में आर्थिक गतिविधियां जो बढ़ी हैं उनके क्या क्या कारण थे? तो 3 कारण था। व्यापार तेजी से बढ़ा, क्योंकि व्यापार क्यों बढ़ा? क्योंकि परिवहन व्यवस्था टाइट हुई। परिवहन की पहले जो 10 कुंटल जाता था वो 100 कुंटल जाने लगा। और विश्व व्यापार भी बढ़ा, क्योंकि विश्व व्यापार लोग एक दूसरे को क्या हो गए थे, उस समय तक लोग जान गए थे, अपने माल को एक देश के अलावा कई देशों में भेजना प्रारंभ कर दिए थे। फिर श्रम और मजदूरी, मजदूर भी मिलने लगे, अर्थात कई देशों से मजदूर। भाई जब एक देश के बारे में हमको पता था तो उसी देश से मजदूर मंगाते थे, तो वो लोग नाटक भी करना शुरू कर देते थे, भैया नहीं आएंगे। लेकिन जब कई देशों के साथ जब कई देशों की जानकारी होती है तो कई देशों से भाई तुम नहीं आओगे तो कोई दूसरा आएगा, तो उस समय मजदूर भी आसानी से मिल जाते थे, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। जो आदमी दूसरे पर डिपेंड रहता था अब वो बिल्कुल मजदूर आसानी से मिलने लगे। और तीसरी बात थी पूंजी लगाकर, जो कि मैंने बताया पैसे से पैसा कमाकर। तो ये बातें आपने देखा। इसके बाद हम लोग एक नया देखते हैं, एक नया टॉपिक, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कॉर्न लॉ क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्या होता है कॉर्न लॉ, ब्रिटेन में ये क्यों आया, किसने इसको लाया, लाने का कारण क्या था, और फिर इसका समाप्त हुआ तो क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ। कॉर्न लॉ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्थिति क्या होती है कि 18वीं सदी में आते आते ब्रिटेन ही नहीं बल्कि सभी देशों में आबादी बढ़ती है। भाई आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। शुरुआत में जब हम बात करते हैं तो वहां पर आबादी शुरू में कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया आबादी बढ़ी, तो ब्रिटेन में भी आबादी बढ़ी। तो आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या दिक्कत होगी। आपको पता है कि खाद्यान्न जो होंगे, जो खाद्य सामग्री होंगे, उनकी मांग भी बढ़ेगी। भाई जैसे 5 लोग हैं तो 5 किलो चावल में हो जा रहा है, 50 लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसी एवरेज में वो खाद्यान्न की मांग बढ़ने लगी। और जब 18वीं सदी में जब ब्रिटेन की आबादी बढ़ी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ी, और खाद्यान्न की मांग बढ़ी तो क्या स्थिति हुई कि जो किसान लोग थे, जो किसान भी भाई 2 प्रकार के थे, कुछ अमीर किसान थे, कुछ गरीब किसान थे। तो जो अमीर किसान थे उन्होंने क्या किया कि जो कृषि यंत्र थे, जैसे ट्रैक्टर तो आप ना कहिए, जैसे फावड़ा है, कुदाल है, और भी बहुत सारी चीजें जो कृषि से संबंधित थी वो लोग खरीदे, और बीज भी अच्छे ढंग से, अच्छे किस्म की, और बहुत सारे कीटनाशक दवाएं भी वो लोग खरीदे। तो सब उसको पूरा जो अमीर किसान थे इन सब की व्यवस्था करके उन लोगों ने क्या किया, पूरा फसल को उगाए और अच्छी मात्रा में उत्पादन किए। लेकिन जो गरीब किसान थे उनके पास, बेचारों के पास पैसा ही नहीं था, तो वो साधन नहीं जुटा पाए, जिसके कारण गरीब किसान क्या हुआ, वो नीचे दब गए, और अमीर किसान वो साधन खरीदकर अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिए। तो स्थिति क्या हुई कि 18वीं सदी में जो अमीर किसान थे वो साधन संसाधनों के माध्यम से क्या किए कि कॉर्न माने मक्का को खूब उपजा लिए और डंपिंग कर लिए, खूब अपने यहाँ एकदम बिल्कुल इकट्ठा कर लिए ब्रिटेन में। और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगे, देखिए हम लोग मक्का रखे हैं और मक्का एक ही शर्त पर बेचेंगे कि जब और देशों का मक्का यहाँ पर आए ना, आप एक ऐसा कानून बनाइए कि और देशों का जो मक्का है यानी कॉर्न है वो यहाँ पर ना आए, तभी हम अपने कॉर्न को बेचेंगे। तो सरकार को लगा जब हमारे यहाँ कॉर्न है, मक्का है, तो हम दूसरे देश से क्यों मंगाए, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ ही रहे, जो पैसा है यहीं पर रहे, दूसरे देश में ले जाने की क्या जरूरत है। तो उसने एक कानून बना दिया और उसी को क्या कहा गया, कॉर्न लॉ। कॉर्न का मतलब मक्का होता है, लॉ का मतलब कानून अर्थात नियम। उसने एक कानून बना दिया मक्के पर कि अब दूसरे यूरोपीय देशों से यहाँ पर मक्का बिकने नहीं आएगा, अब यहाँ पर मक्का है। लेकिन स्थिति क्या हुई कि वो अमीर किसान जब एक नियम बन गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जान गए कि अब कोई बाहर से आएगा नहीं, तो अपना दाम धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, बढ़ाना शुरू कर दिए। दिमाग लगाए कि अब तो लोग आएंगे नहीं, नियम बन गया है, अब हम लोगों का एकाधिकार है, चाहे जितने दाम पर मन कहेगा उतने दाम पर बेचेंगे। फिर बाद में जो है जनता परेशान होने लगी कि भाई सरकार के पास फिर सोचना शुरू हो गया कि आपने एक ऐसा कानून बना दिया जो है कि इतना महंगा बिक रहा है। तो सरकार भी ऊब के क्या कर ली, इस कानून को वापस कर ली। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट कर रखा है, आइए देखते हैं। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ। 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी बढ़ने के साथ साथ सामग्रियों की मांग बढ़ी। आबादी बढ़ेगी तो सामग्रियों की मांग बढ़ेगी, खाद्य सामग्रियों की। अमीर किसानों द्वारा कृषि यंत्र खरीदा गया, वह उत्पादन को बढ़ाया गया और सरकार से मक्के के आयात पर प्रतिबंध हेतु इस कानून को बनाया गया। अर्थात सरकार से उन्होंने कहा कि आप अन्य देशों से मक्का ना मंगाइए, आप प्रतिबंध लगाइए, कानून बनाइए कि अन्य देशों का मक्का यहाँ पर ना आने पाए। परंतु बाद में किसानों द्वारा मनमाना दाम वसूली के बाद इस कानून को रद्द कर दिया गया, अर्थात वापस कर लिया गया। तो हमने आपको बताया कि ये कॉर्न लॉ ब्रिटेन का क्यों आया था, किस लिए आया था, किसने बनवाया था और इसको क्यों वापस ले लिया गया। इसके बाद अब ये जो वापस ले लिया गया, लेकिन इसका कुछ प्रभाव भी था। क्या प्रभाव था भाई, जब कॉर्न लॉ को वापस ले लिया सरकार ने, भाई मनमाने ढंग से लोग दाम लेते थे, तो मनमाने ढंग से दाम लेने के कारण सरकार ने अपने कानून को वापस ले लिया कि भाई देखिए ये कानून अब सही नहीं है, मनमाने तरीके से आप लोग बेच रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब वापस ले लिया गया कानून,
तो जो यूरोपीय और देश थे वो अपना मक्का लाके यहाँ पर बेचना शुरू कर दिए। जब तक कानून था तब तक भाई नहीं लाए, लेकिन जब कानून रद्द कर दिया गया तो और देशों से मक्का आने लगा, तो सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा। जो लोग एक ज्यादा दाम लगाते थे यहाँ के लोग, अब जब बाहर का मक्का आ गया तो सस्ते दाम पर, तो पहला जो फायदा हुआ प्रभाव, खाद्य सामग्री की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। पहले उनको लगता था कि वो लोग आएंगे नहीं तो जितना मन करेगा उतना ले लेंगे, लेकिन जब ये नियम रद्द हुआ तो क्या हुआ, खाद्य सामग्री का दाम जो बहुत एकदम चोटी पर पहुंच गया था फिर से डाउन हो गया, क्योंकि दूर बाहर और देशों से आने लगा। और दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि किसान बेरोजगार हो गए। ये नुकसान हुआ, ये तो फायदा हुआ कि कीमत कम हो गया, लेकिन यहाँ के जो किसान थे वो बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब मक्का या खाद्य सामग्री क्या होने लगा, बाहर से आने लगा। तो जब बाहर से आता था तो सस्ता बिकता था, तो यहाँ के किसान जो उगाते थे उनका कोई खरीदता ही नहीं था। तो जब खरीदेगा नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये ब्रिटेन में जो कार्नला था, इसका दो प्रभाव मुख्य था, तो मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है कि खाद्य सामग्री की कीमत की कमी हुई और दूसरा किसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी दौरान आप जानते हैं कि आबादी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, आबादी संख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों का मांग बढ़ता है, खाद्य सामग्री का मांग बढ़ेगा, अन्य चीजों का मांग बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आदमी को तीन चीज की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी अर्थात भोजन की जरूरत, खाद्य सामग्री बहुत जरूरी है। और चीजों के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो खाना है। खाना अगर नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। तो खाद्य सामग्री को बढ़ाने के लिए अर्थात उसकी पूर्ति बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि सोचा गया कि कृषि में विस्तार किया जाए। खेती में भाई अब आबादी बढ़ रही है, पहले 10 लोग थे अब 20 लोग हो गए, तो जाहिर सी बात है कि हमें कृषि को बढ़ाना पड़ेगा, खेती बाड़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो जगह थे जो कभी जोते बोए नहीं जाते थे और वो बिल्कुल ऐसे पड़े थे, तो उनको साफ वगैरह करा के वहां पर किसानी खेती शुरू हुई। और खेती किसानी जब शुरू हुई तो उससे उत्पादन को बढ़ाया गया। तो इस बात को मैंने यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखा है, कृषि का विस्तार। तो कृषि का विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी। उस समय डिमांड था कि अगर कृषि बढ़ाई नहीं जाएगी, खेती बढ़ेगी नहीं, तो लोगों को मिलेगा कहां से, पूर्ति कहां से होगी। तो उसका क्या क्या परिणाम हुआ कि तो कृषि के कारण श्रम प्रवाह, फायदा क्या हुआ, जो कृषि का विस्तार हुआ, खेती जब बढ़ाई गई, लोग के पास जो जमीन थी जहां पर खेती नहीं होती थी वो धीरे धीरे उसको जंगल वंगल काट के वहां पर खेती शुरू हो गया। तो जब खेती शुरू हुआ तो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ा। कृषि का विस्तार हुआ तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव तो यह पड़ा कि कृषि के कारण श्रम का प्रभाव, श्रम माने मेहनत, मजदूरी। जब खेती किसानी बढ़ी, पता लगा पहले 5 बीघे में होता था, 10 बीघे में होने लगा, तो अब ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ने लगी। तो ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ने लगी, मजदूर भी ज्यादा, उनको रोजगार मिलने लगा। तो श्रम का क्या हुआ, प्रवाह, प्रवाह माने बहना, अर्थात चलना। श्रम जो था वो प्रवाह होने लगा, किस कारण से, कृषि के विस्तार के कारण। और दूसरा क्या हुआ, परिवहन का भी विस्तार हुआ। क्योंकि कृषि का विस्तार हुआ था, खेती बाड़ी ज्यादा मात्रा में किया जाने लगा। अब लोगों के पास जो 5 बोरा होता था 50 बोरा होने लगा। तो अब परिवहन की भी व्यवस्था टाइट की गई ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा माल हम बाजार तक पहुंचा सके। तो दो प्रभाव था कृषि के विस्तार का। पहला तो था कृषि के कारण श्रम प्रवाह में वृद्धि हुई, अर्थात मजदूरी भी बढ़ी। और दूसरी चीज परिवहन का विस्तार हुआ। परिवहन का विस्तार आप जानते हैं, बिना परिवहन के अर्थात बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम अपने बाजार में अपने माल को कैसे पहुंचाएंगे। पहले रहता था, कम रहता था, आदमी इधर उधर करके भेज देता था। लेकिन जब कृषि का विस्तार हुआ तो उत्पादन भी बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो परिवहन का विस्तार करना पड़ा ताकि हमारा जो माल है वो अन्य देशों को जा सके। इसके बाद हम लोग टॉपिक देखते हैं, यहाँ इधर आते हैं। थोड़ा सा टॉपिक हम इधर उधर करके लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं एक लाइन से, तो आप उससे मत घबराइए। आप बिल्कुल एक एक चीज के बारे में जानते रहिए कि किस तरीके से क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में उस समय क्या क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात जब ये काम हो रहा था तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, जो अपना देश है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा था।
तो भारत में जो प्रभाव था बिल्कुल एकदम ब्रिटेन जैसा ही था, क्योंकि उस समय भारत जो था वो ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो जो कुछ भी ब्रिटेन में जो प्रभाव ब्रिटेन का होता था, लगभग उसी से मिलता जुलता प्रभाव जो है भारत का भी था। कुछ बातों को हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, आइए देखते हैं। भारत में आर्थिक परिवर्तन, क्या क्या आर्थिक परिवर्तन भारत में हुए? तो ब्रिटेन से मिलता जुलता परिवर्तन हुआ, और ब्रिटेन से मिलता जुलता परिवर्तन हुआ कि जो भारत का कुछ हिस्सा ऐसा था, जैसे पंजाब उस समय चूंकि पाकिस्तान अलग नहीं था, अब तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, बंगाल का भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो जैसे पंजाब था, तो पंजाब में क्या हुआ कि वहां पर खेती को विस्तार किया गया, कृषि को विस्तार किया गया, और वहां पर कपास और गेहूं को उगाने के लिए खेती अर्थात जो रेगिस्तानी भूमि थी उसको भी काट पीट के बिल्कुल बढ़िया भूमि मतलब फसल उगाने के काबिल बनाया गया, और दूर दूर से मजदूरों को, दूर दराज देशों से मजदूरों को बुलवाकर वहां पर पूरा सफाई करा के पूरा खेती किसानी कराई गई। और खेती किसानी के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो क्या थी? सिंचाई। तो सिंचाई का भी प्रबंध किया गया था, नहरें खुदवाई गई, और नहरें खुदवाकर पूरा अच्छे से फसल गेहूं और कपास का उत्पादन भारत के पंजाब जैसे जगह पर किया गया। इसलिए पंजाब गेहूं के मामले में शुरू से ही आगे रहा है। तो वो उसी दौरान था, अर्थात पंजाब में जो है गेहूं और कपास को खूब ज्यादा मात्रा में उगाया जाने लगा, और मजदूरों को जो है दूर से लाकर यहाँ पर उनको बसाया गया, अर्थात कि अब आप वहां पर मत जाइए, आप यहाँ पर आइए। और उस समय मजदूर इस तरीके से मिलते थे कि जब उनको जैसे खरीद टाइप का लिया जाता था, अगर उनको आप एक बार खरीद लिए तो पूरा जीवन आपके यहाँ मजदूरी करते थे। तो यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, आइए देखते हैं। तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों को कृषि हेतु बढ़ाया गया। उस समय चूंकि कृषि जनसंख्या बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी, तो भारत में भी आर्थिक गतिविधियां क्या हुआ? बदलना पड़ा। भाई भारत में भी जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो खेती किसानी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो पंजाब के क्षेत्र को चुना गया और वहां पर कृषि हेतु बढ़ाया गया। क्या क्या हुआ? नहरें खुदवाई गई और मजदूरों को लाकर बसाया गया। तो मजदूरों को जब दूर दराज से लेकर जहां पर जिस कॉलोनी में उनको बसाया गया, उस कॉलोनी का एक नाम था कैनाल कॉलोनी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कैनाल कॉलोनी क्या है? तो कैनाल कॉलोनी कुछ और नहीं है बल्कि वो मजदूरों का एक बस्ती था, और वो मजदूर वहां पर दूर दराज देशों से उनको बुलाया गया था कि आप यहीं पे रहो और यहाँ पर खेती किसानी करो। तो कैनाल कॉलोनी उसको कहा गया। फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि गेहूं और कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। भाई खेती बढ़ी, पहले जो भूमि हम खेती किसानी के लिए नहीं करते थे उनका उपयोग, अब उनका उपयोग बढ़ा। तो उनका उपयोग बढ़ने से क्या हुआ? गेहूं का उत्पादन बढ़ा, कपास का उत्पादन बढ़ा। तो अब जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, परिवर्तन होगा। तो हम लोग जैसा कि भारत में आर्थिक परिवर्तन हुआ, भाई ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो अर्थव्यवस्था भारत की भी सुधरने लगी। अब इसके बाद एक चीज और भी है, तकनीकी का। अब अगर देखा जाए कि क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या कहीं की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में क्या तकनीकी का भी योगदान होता है? बिल्कुल होता है। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी, एक जमाना था जब आज जैसे ट्रैक्टर नहीं थे, लोग बैल से खेत की जुताई करते थे, सिंचाई के लिए कोई समरसेबल या कोई इस तरीके का कुछ संसाधन नहीं था, लोग कुएं से या नदी के पानी से उलझ उलझ के उसको क्या करते थे? सिंचाई करते थे। लेकिन उस समय आप देखेंगे कि उस समय उत्पादन भी उसी तरीके से होता था। भाई इतना मेहनत करने के बाद भी उस तरीके से उत्पादन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों के अंदर एक लगा कि भाई अब इतने में हमारा काम नहीं बनेगा। जिस खेत में उस समय 2 बोरा अनाज होता था, आज उसी खेत में 20 बोरा अनाज पैदा हो रहा है। उसका कारण क्या है? तकनीकी, अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अच्छे अच्छे जैसे साधन संसाधन का प्रयोग कर ले रहे हैं, समय पर सिंचाई कर दे रहे हैं। पता लगा कुएं से उलझ उलझ के पानी सींचना था बाल्टी बाल्टी, तो एक तरफ सींचे रहते थे तो एक तरफ सूखा रहता था, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, तो उत्पादन उस तरीके से हो नहीं पाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि तकनीकी का भी व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है। और केवल खेती में ही नहीं, तकनीकी में आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे माल पैदा हो गए, आपने गेहूं पैदा कर लिया, कपास पैदा कर लिया, बहुत सारी चीजें आपके पास हो गई, लेकिन आपके पास तकनीकी नहीं है, अर्थात आपके पास परिवहन नहीं है।
अब आप उस माल को कैसे दूसरी देश में भेजोगे, कैसे दूसरे बाजार में ले जाओगे, सर पे थोड़ी रख के ले जाओगे। तो तकनीकी कहीं ना कहीं बाजार में, व्यापार में वृद्धि करता है, और जब बाजार बढ़ेगा तो आर्थिक परिवर्तन होगा, आर्थिक विकास होगा। तो तकनीकी द्वारा भी व्यापार में वृद्धि हो रहा था उस समय। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बताया गया है मांस का व्यापार, वहां पर उदाहरण दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है मांस का व्यापार। स्थिति क्या थी कि मांस यहां से जो है यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे, मांस नहीं भेजे जाते थे, बल्कि जानवरों को, यहाँ पर जिंदा जानवर को जहाज में लाद कर भेजा जाता था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो जाते थे, कटपीट होता था, उनका मांस वहां पर लोग खाया करते थे। लेकिन जब तकनीकी का विकास हुआ, क्या पता लगा एक जहाज में 4 जानवर, 5 जानवर से ज्यादा, 10 जानवर से ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें, जानवर में क्या सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो वेस्ट होती हैं, सारी चीजें खाई थोड़ी जाती, केवल मांस ही खाते हैं लोग। तो हड्डी वगैरह फोकट में पूरा जगह कवर करता था। तकनीकी बढ़ी, लोग क्या किए कि जब रेफ्रिजरेटर वगैरह जब विकसित हो गया, फ्रीज वगैरह, तो लोग यहीं पर कट पीट के उसका मांस को पैक करके वहां भेजते थे। तो ज्यादा मात्रा में मांस पहुंचने लगा और फिर सस्ता भी बिकने लगा। तो उसका बाजार में व्यापार भी बढ़ा। भाई पहले रहता था, यहाँ से जाता था, कटता पिटता था, उसमें इतना ज्यादा पैसा लग जाता था कि महंगा बिकता था, तो केवल अमीर लोग ही उसका उपयोग कर पाते थे। लेकिन जब वो कटा कटाया हुआ बिल्कुल पैक होके जाने लगा, तो गरीब जनता भी उस पर अपना पैसा खर्च करके उसको उपयोग करने लगी। तो विश्व व्यापार में, या यूं कह सकते हैं कि आर्थिक परिवर्तन में उसका एक बहुत बड़ा योगदान हुआ। तो आप ये कह सकते हैं तकनीकी क्षेत्र का भी व्यापार में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आज देखिए, आज का उपयोग देख लीजिए, मोबाइल है, आप बैठे बैठे पूरा व्यापार कर लेते हैं। अपने दुकान पे बैठे यहीं से फोन लगा रहे हैं, माल भी आ जा रहा है, यहाँ से माल बुक भी कर ले रहे हैं और आपका व्यापार बढ़ रहा है। एक जमाना था, सोचो जब आज अगर ये तकनीकी ना होता है आपका मोबाइल, तो आप यहाँ से जाते, वहां जाते नोट करते आते, तो कहीं ना कहीं श्रम भी आपका लगता, समय भी लगता, और इस तरीके से आपका व्यापार भी न बढ़ पाता। तो स्थिति वही है कि तकनीकी का प्रयोग हर जगह होता है। टेक्नोलॉजी से हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, और जब व्यापार बढ़ा तो उस समय आर्थिक परिवर्तन भी हुए। इसके बाद तो भारत के दृष्टिकोण से था। अब हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद कैसे आया। अफ्रीका जैसे देश में किस प्रकार से उपनिवेशवाद आया, एशिया जैसा कि भारत अपने एशिया में ही है, तो किस प्रकार से यहाँ उपनिवेश बढ़ा। तो हम आपको बताएं कि व्यापार चूंकि धीरे धीरे इतना व्यापार बढ़ रहा था, लोग विश्व बाजार से जुड़ रहे थे, तो व्यापार बढ़ने के साथ साथ उपनिवेशवाद भी बढ़ा। अर्थात जहां जहां व्यापार ज्यादा होता था, लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, डच यहाँ पर आए, पुर्तगाली यहाँ पर आए, फ्रांसीसी यहाँ पर आए, तो यहाँ पर क्या गुल्ली डंडा खेलने थोड़ी आए थे। अरे भाई, उन लोगों का दिमाग यहाँ पर था कि यहाँ पर व्यापार हो सकता है। अर्थात यहाँ मसाले होते थे, यहाँ कपास होता था, तो लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उपनिवेशवाद बढ़ा, व्यापार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, अब व्यापार बढ़ा तो व्यापार बढ़ने के बाद क्या हुआ, उपनिवेशवाद भी बढ़ा। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले उस समय पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों का भी काम क्या था भाई, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पुर्तगाली और स्पेन, ये जो ऐसे थे डच और पुर्तगाली, ये व्यापार में बड़े माहिर थे, ये बिल्कुल पक्का व्यापारी थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए यहाँ पर भारत में, कुछ दिन तक वो अपना व्यापार वगैरह किए, यहाँ का व्यापार क्या किए, यहाँ का शोषण किए, दोहन किए, जो कुछ भी उनसे बन पाया वो यहाँ पर ले गए। फिर यहाँ पर आए, उसके उसी बीच में डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, और लास्ट में कौन आया, अंग्रेज आया। और तीनों फिर क्या हुआ, भारत में जो बाजार था सब पर सब लोग अपना कब्जा जमाना चाहते थे। पुर्तगाली चाहता था कि हमारा अधिकार हो जाए भारत पर, डच चाहता था कि हम इसके मालिक हो जाएं, और फ्रांसीसी पुर्तगाली सब इसी चक्कर में थे। लेकिन अंत में जब आपस में इनके बीच फाइट शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई करते हैं, नहीं हम रहेंगे भारत में, हम माल बेचेंगे, भारत से मेरा माल जाएगा, तो आपस में ढिसुम ढिसुम शुरू हुआ। और अंत में इस युद्ध में, ये जो आपसी जो युद्ध हुआ जो विदेशी लोगों का, उसमें क्या हुआ, इंग्लैंड विजयी हुआ, अर्थात अंग्रेज उसमें विजयी हुए और यहाँ पर शासन किए। जैसा कि आप लोग जानते हो 200 से 250 वर्ष तक अंग्रेज यहाँ पर शासन किया और सबको अंत मार के भगा दिए लोग, और अंत में विजयी होकर यहाँ पर अपना शासन शुरू किए, व्यापार शुरू किए, व्यापार से फिर राजनीति किए, राजनीति से फिर हमारे वो शासक बन बैठे, अपना देश उपनिवेश बन गया, किसका, अंग्रेजों का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें अफ्रीका के बारे में भी है कि अफ्रीका किस प्रकार से उपनिवेश बना, अफ्रीका कैसे बना। तो उस समय एक कह सकते हैं एक विद्वान व्यक्ति थे, सर हेनरी मार्टन स्टैनली।
सर हेनरी मार्टिन स्टैनली जो थे, इन्होंने अफ्रीका का नक्शा बनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अफ्रीका का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया, तो सर हेनरी मार्टिन स्टैनली द्वारा एक नक्शा बनाया गया अफ्रीका का। और जब अफ्रीका का नक्शा बन गया तो क्या हुआ कि वो नक्शा लोगों के बीच में गया, तो नक्शा में लोग देख लेते थे, अरे यार ये तो जगह बड़ी अच्छी है, ये तो फला जगह से जुड़ी हुई है, यहाँ से व्यापार किया जा सकता है। तो लोगों का ध्यान कहाँ आ गया, अफ्रीका आ गया, और अफ्रीका में आकर फिर बसना शुरू कर दिया। फिर अफ्रीका को भी अपना क्या बना लिए, उपनिवेश बना लिया, अर्थात उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अगर ये नक्शा ना बना होता तो कहीं न कहीं अफ्रीका के उपनिवेशवाद में इतनी आसानी न होती, लोगों को जानकारी होने लगी अफ्रीका के बारे में इस नक्शे से, और लोग जो है यहाँ पर आकर अफ्रीका को अपना उपनिवेश बना लिए। और लगभग स्थिति क्या हुई कि यूरोप के लगभग जितने शक्तिशाली देश थे वो अफ्रीका को अपना क्या बना लिए, उपनिवेश बना लिए, उस पर अपना कब्जा बना लिए। लेकिन बाद में 1885 में बर्लिन में एक समझौता होता है भाई, जब कई यूरोप के जो बहुत सारे शक्तिशाली देश आके अफ्रीका में जब टूट पड़े तो लोग आपस में मारपीट शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध के बाद फिर क्या होता है कि लोग आपस में 1885 में बर्लिन एक जगह है अफ्रीका में, और ये बर्लिन में एक समझौता होता है, और इस समझौता में क्या होता है कि जो अलग अलग यूरोपीय देश यहाँ पर आके उपनिवेश बनाना चाहते थे अफ्रीका को, सब में समझौता हुआ, देखो भाई ये क्षेत्र आपका होगा, ये क्षेत्र हमारा होगा, वो क्षेत्र आपका होगा। तो जो बंदर बांट वाली कहानी शुरू हो गई कहां पर, अफ्रीका में, और किनके बीच, यूरोपीय देशों के बीच। कई सारे यूरोपीय देश यहाँ पर आए थे, तो एक समझौता जो बर्लिन समझौता होता है उसमें अफ्रीका को बांट दिया गया, उत्तर वाला भाग आपका होगा, दक्षिण वाला आपका होगा, पूरब आपका होगा, मध्य होगा, उत्तर पूर्व। तो एक बंदर बांट हो गया, पूरा उपनिवेश बढ़ गया कहां पर, कहां का, अफ्रीका का। तो इस बात को आप याद रखिए, बर्लिन समझौता को भी पूछा जाता है कब हुआ था, 1885 में, जिसके द्वारा अफ्रीका में उपनिवेशवाद बढ़ा, सारे यूरोपीय देश यहाँ पर अपना अपना जगह जगह कवर कर लिए और अपना व्यापार वाणिज्य वहां से शुरू कर दिए। इसके बाद फाइनली जो है वो ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो था वो उपनिवेशवाद में सबसे आगे रहा। बहुत सारे देशों के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन उपनिवेशवाद में वो दो देश ऐसे थे जो सबसे आगे थे, यानी वो कब्जा करने के चक्कर, उनका एक जो फंडा था बहुत तेज था। ये दोनों देश काफी माहिर थे, क्योंकि इनके पास साधन था, संसाधन था, और यहाँ पर एकता थी, और इन सब की वजह से ये उपनिवेशवाद को ज्यादा परिणाम दे सके, अर्थात कई देशों पर इनका कब्जा रहा। अब एक फाइनल छोटा सा जो टॉपिक है वो है जो ये आपने उपनिवेशवाद जो आप देख रहे हो, इसका प्रभाव क्या हुआ। एक प्रभाव को हम लोग देखते हैं, उपनिवेशवाद जो हुआ, अर्थात एक देश का दूसरे देश पर जो कब्जा हुआ, तो उसका प्रभाव क्या हुआ। तो प्रभाव सिंपल था। एक प्रभाव तो ये था कि उपनिवेश होने से, कब्जा होने से विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। भाई अगर हमारा क्या हुआ, अंग्रेज कब्जा किए भारत में, तो क्या हुआ, यहाँ का व्यापार वहां गया, वहां का यहाँ आया, तो विश्व व्यापार क्या हुआ, बढ़ा। पुर्तगाली लोग यहाँ आए तो यहाँ का व्यापार पुर्तगाल से भी हुआ, डच लोग आए, यहाँ का व्यापार डच से भी हुआ। तो कह सकते हैं कि एक देश का कई देशों के साथ व्यापार शुरू हो गया। तो एक देश का जब कई देशों के साथ आपस में व्यापार होता है तो उसी को विश्व व्यापार कहते हैं। तो विश्व व्यापार बढ़ा, अर्थात उपनिवेशवाद का जो परिणाम रहा वो क्या था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिवेशवाद का परिणाम क्या निकला, तो उपनिवेशवाद का जो सबसे सकारात्मक परिणाम निकला कि क्या बढ़ा, विश्व व्यापार बढ़ा, अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था बढ़ी। व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ने का मतलब क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो पहला जो था यहाँ पर दूसरे नंबर पे पहले बता दिए, तो विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग। अब विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने के बाद विश्व व्यापार बढ़ा। अब विश्व व्यापार बढ़ा तो विश्व की आर्थिक स्थिति तो क्या हो गई, धीरे धीरे सही भी होने लगी। तो पहला ये परिणाम था। और दूसरा जो था वो था दोहन। दोहन भी हुआ। भाई व्यापार तो बढ़ा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा, लेकिन दोहन भी हुआ। जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए तो व्यापार वाणिज्य तो बढ़ा, लेकिन भारत का क्या हुआ, दोहन भी हुआ। पुर्तगाली यहाँ पर आए, व्यापार किए, तो केवल व्यापार ही नहीं किए, यहाँ का दोहन भी किए। दोहन करने का मतलब शोषण करना। यहाँ की सारी चीजें, सारे साधन संसाधन जो कभी यहाँ पर सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को ये लोग खोखला बना दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पर दोहन हुआ। तो उपनिवेशवाद का परिणाम ये आपने देखा। अब चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, आगे की कुछ जो बातें हैं
उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। बच्चों अगर आप लोग बात को समझ रहे हैं तो इसको एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए। हम सारी बातों को यहाँ लिखते नहीं हैं लेकिन बताते सब कुछ है, हम पॉइंट्स यहाँ पर नोट रखते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम आपको अच्छे ढंग से समझा सके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।